Assalamu alaikum, my dear students. Today I will continue the chapter number 5. The topic is When People Rebel 1857 and After. In last lecture मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से this British government has imposed many rules on different people. ट्राइब्स पे भी आपने देखा, किंग्स और क्वीन्स पे भी देखा. अब हम देखेंगे कि किस तरह से पीजेंट्स, किस तरह से स्पाइस जो थे इनकी वजह से इफ़ेक्ट हुए. तो ब्रिटिशर जो थे, पहले हम बात कर रहे थे अवध की. तो अवध जो था, अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड इन 1801. 1801 में अवध जो है इस पर इन्होंने कब्ज़ा किया. तो इस पर सब्सिडरी अलायंस एक्चुअली हुई. ये हुआ कि इनके बीच, अवध के नवाब के बीच और अंग्रेज़ों के बीच एक मुआहदा, एक एग्रीमेंट हुआ जिसको कहते थे सब्सिडरी अलायंस. और जो सब्सिडरी अलायंस थी वो इम्पोज़ की गई 1856 में. और जिसने ये कानून बनाया उसका नाम था गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सले. तो आपकी बुक पे इन्होंने लॉर्ड डलहौजी लिखा है, तो वो गलत है. ये इम्पोज़ की है लॉर्ड डलहौजी ने, जो थी वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी. जैसे आपने देखा, अगर किसी को अपना कोई नेचुरल सन नहीं होगा, नेचुरल हेयर अप्रेंट नहीं होगा, तो उस कंपनी जो है उसकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करती है डायरेक्टली. तो उसको बोलते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ये यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस है. तो यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया गया कि इसलिए यहाँ पे इन्होंने सब्सिडरी अलायंस की, तो पूरी तरह से इस को, अवध को 1856 में इन्होंने पूरी तरह से कब्ज़े में किया. इन्होंने कहा कि ये जो है यहाँ पे मिस गवर्नमेंट करते हैं, या यहाँ पे इसको मिस गवर्न हुआ है, ये यहाँ पे हुकूमत नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के लोग. तो इसलिए इन्होंने इस पे कब्ज़ा किया. कहा यहाँ पे हमारे रूल्स की ज़रूरत है. तो सब्सिडरी अलायंस जो है वेल्सले ने जो बनाई, उसमें ये कहा गया कि जो नवाबस थे वो अपनी मर्ज़ी से अपनी आर्मी नहीं रख सकते हैं. वो आर्मी जो प्रोवाइड करेगी इनको इन्फोर्स की आर्मी, वो की कंपनी ने. और कंपनी को उसके बदले जो देना पड़ेगा, मेंटेनेंस, रेवेन्यू, जो आर्मी का मेंटेनेंस है, आर्मी की पे है, वो इनको देनी पड़ेगी एज ए रेवेन्यू. इनको देनी पड़ेगी इनको, कंपनी को. तो इस तरह से अगर ये कंपनी का ये जो था, ये मुआहदा जो था, ये रेवेन्यू जो थी वक्त पे नहीं दे पाए ये पैसा, तो कंपनी जो है डायरेक्टली इनकी टेरिटरी को, इनकी प्रॉपर्टी को डायरेक्टली टेक ओवर करती थी. तो ये रूल जो था इम्पोज की, इसके बदले कंपनी ने कहा कि हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे. अगर आपको कोई इंटरनल थ्रेट होगा, कोई फॉरेन कंट्री अटैक करेगी, उसके बदले भी हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे. आपको कोई इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट हो, उसके बदले भी. लेकिन आपको किसी और फॉरेन कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करना है, कोई अलायंस नहीं करनी है. तो ये थी बात अवध की. अब हम देखेंगे कंपनी का नेक्स्ट प्लान जो था. नाउ कंपनीज नेक्स्ट प्लान जो है वो क्या है. नाउ दे बिगिन टू स्टार्ट टू ब्रिंग द मुगल डायनास्टी टू एन एंड. उन्होंने कहा कि अब जो है लोगों के दिलों पे, दिमागों पे मुगल डायनास्टी का भूत सवार है. तो अब हमें सबसे पहला काम जो करना, अगर हमें हिंदुस्तान में लॉन्ग रन के लिए रूल करना है, तो मुगल डायनास्टी का पूरी तरह से खात्मा हमें करना होगा. तो इन्होंने मुगल डायनास्टी का कहा कि फर्स्टली आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में किस तरह से औरंगज़ेब ने इनको फरमान दिया अपने वक्त में, कि किस तरह से ये फ्री ट्रेड करते थे. उस टाइम फरमान दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ पे सेटल हुए. तो उस टाइम इन्होंने कहा था कि दे कैन मेंट द कॉइनस. बादशाह ने कहा था औरंगज़ेब ने कि आप यहाँ पे कॉइनस अपनी मेंट कर सकते हो, अपनी करेंसी, लेकिन उस पर इमेज जो होगी, फ़ोटो जो होगा मुगल्स का होगा. तो वो इन्होंने उस टाइम एक्सेप्ट किया. तो इस टाइम इन्होंने कहा सबसे पहला हमें ये काम करना है. दे स्टॉप्ड मिंटिंग द कॉइनस इन द नेम ऑफ मुगल रूलर्स. तो इन्होंने कहा अगर हमें यहाँ पे कॉइनस जो है मिंट करनी है वो सिर्फ अपने नाम की करनी है, तो मुगल्स का नाम अब हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो मुगल्स का नाम उन कॉइनस पे नहीं होना चाहिए. तो इस तरह से कंपनी ने ये किया कि जितनी भी कॉइनस थे उन पे रिमूव किया मुगल्स के नाम और नई कॉइनस इशू की. इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंसड, उसने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद कोई नया जो है रूलर नहीं बनेगा. तो इस तरह से उन्होंने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की फ़ैमिली जो है उसको शिफ्ट किया गया. जो उनका महल था रेड फोर्ट, उससे इनको शिफ्ट किया दिल्ली की दूसरी जगह पे, और उसकी फ़ैमिली के आधे बंदों को जेल में बंद कर दिया गया. तो इस तरह से
इनका ख़ानदान पूरी तरह से ख़त्म हुआ मुग़ल्स का, और इन्होंने डिक्लेयर किया, इन्होंने ऐलान किया कि अब मुग़ल किंग जो है बहादुर शाह, आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह ज़फ़र की डेथ के बाद कोई भी नया बादशाह नहीं बनेगा। जो भी उसके डिसीडेंट्स है, औलाद है, बाकी जो भी उसके रिलेटिव्स है, जो भी उसके वारिस होंगे, उनको सिर्फ प्रिंस, दे आर जस्ट एज प्रिंस, वो ऐसे प्रिंस के नाम से जाने जाएंगे और रूलर उनमें से कोई नहीं होगा। तो ये था दूसरा स्टेप। तो अब हम देखेंगे पीजेंट्स एंड स्पाइस का रिस्पॉन्स क्या था। पीजेंट्स और स्पाइस जो थे उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा इनको। एक्चुअली जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स को हाई टैक्सेस लिए गए, हाई लैंड रेवेन्यू मांगा गया, तो उस मेथड से बहुत सख्ती उनको होती थी, वो पे नहीं कर पाते थे, वो लोन्स इनसे लेते थे। तो इनके जो लॉन्ग जनरेशन से उनकी ज़मीन जो थी, जब वो लोन्स पे नहीं कर पाते थे वक्त पे, तो उनकी ज़मीन जो है उनसे छीन ली गई, जो उनको बहुत सालों से जनरेशन टू जनरेशन अपने नाम पे थी। तो लोन्स के नीचे दब गए वो, और जब वो वक्त पे लोन नहीं भर पाए, इन लैंडलॉर्ड्स को नहीं दे पाए, तो इन अंग्रेज़ों ने डायरेक्टली उस ज़मीन पे कब्ज़ा किया। इसी तरह से दूसरा ग्रुप था स्पाइस का, मिलिट्री का। ये वो लोग थे जो भर्ती हुए थे ब्रिटिश आर्मी में, लेकिन वो ओरिजिन उनका था इंडियन। तो वो भी बहुत दुखी थे इनसे, क्योंकि उनको लगता था कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। उनको जितनी भी पे अलाउंसेस थी या कंडीशन, उनकी सर्विस जो थी, उनको हाई पोस्ट्स नहीं दिए जाते थे, उनकी इंक्रीमेंट नहीं होती थी। तो इस तरह से उन बेचारों को सिर्फ काम करना पड़ता था, लेकिन उस काम के हिसाब से उनको पैसा नहीं मिलता था। वो भी बहुत दुखी थे। और एक बात ये वजह भी थी, वो अंग्रेज़ों से दुखी थी क्योंकि वो पीजेंट फैमिली से आए हुए थे, तो उनको ये भी, वहाँ से उनके पेरेंट्स को हाई टैक्सेस लेते थे, तो ये भी एक गुस्सा था इनको, इनके लिए। तो इस तरह से कहा गया कि 1824 में इन सिपाहीज़ को कहा गया कि आप बर्मा जाओ, कंपनी की तरफ से जंग लड़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा, दरिया को क्रॉस करके आप बर्मा पहुंचोगे। लेकिन इन्होंने इनकार किया, क्योंकि इनको ये लगा कि ये उनके मज़हब के ख़िलाफ़ है। उस टाइम पे हिंदू मानते थे कि दरिया को डायरेक्टली क्रॉस करना उनके मज़हब के ख़िलाफ़ था, उनका मज़हब उससे ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने इनकार किया, एंड दे वर सीवियरली पनिश्ड, उनको बहुत सज़ा मिली। तो इस तरह से कंपनी जो है, उन्होंने एक रूल किया गया कि अगर किसी को कंपनी में काम करना है तो वो अंग्रेज़ों के हिसाब से करेगा, अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करेगा। तो ये आज के लिए बहुत है। थैंक यू।